हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने रिटेल मैनेजमेंट के 4th चैप्टर की डिस्कशन स्टार्ट करने लगे हैं और इस चैप्टर का हमारा जो नाम है वो है प्राइमरी रिटेलिंग स्ट्रैटेजीज़। और बेसिकली इसमें प्लानिंग लोकेशन की बात की जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ स्टोर लोकेशन के साथ साथ हम मर्चेंडाइजिंग, प्राइसिंग और मार्केटिंग चारों प्राइमरी रिटेलिंग स्ट्रैटेजीज़ का डिस्कशन करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट इट। अगर हम इसके इंट्रोडक्शन में ये बात करना चाहें, सबसे पहले जैसे हम प्राइमरी रिटेलिंग स्ट्रैटेजीज़ का जिक्र कर रहे हैं तो सबसे पहले बात करना बनता है कि रिटेल स्ट्रैटेजी हम किसे कहेंगे। तो अगर हम रिटेल स्ट्रैटेजी की बात करें तो ये एक ऐसा डिटेल्ड मार्केटिंग प्लान है जो कि बिज़नेस के गोल्स को डिफ़ाइन करेगा, इसके टारगेट्स को डिफ़ाइन करेगा और उसके साथ साथ उन सब तरीक़ों को और मेथड्स को डिफ़ाइन करेगा जो इन गोल्स को अचीव करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। और जब हम ये सारी स्ट्रैटेजी, सारा डिटेल्ड मार्केट प्लान अपने रिटेलिंग बिजनेस से रिलेटेड करते हैं तो हम इसे रिटेल स्ट्रैटेजी कह देते हैं। किसी भी रिटेल स्टोर के लिए अपने राइट सेट ऑफ कस्टमर्स तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ अगर हम कहें कि रिटेल बिजनेस का क्या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू इंक्रीज सेल्स एज वेल एज कस्टमर सेटिस्फैक्शन। दोनों ही चीज़ों को करना है, हमने सेल्स को भी बढ़ाना है, इसके साथ साथ कस्टमर की सेटिस्फैक्शन को भी ध्यान में रखना है। एंड कोई भी रिटेलर जो ये डिसाइड करता है कि कौन कौन से इसने गोल्स को अचीव करना है, किस तरह से कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया जाएगा, उन्हें ये डिसाइड करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उनकी टारगेट मार्केट क्या होगी, फिर प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, इनका एक एप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है अगर हम ये चाहते हैं कि हम अपने रिटेल बिजनेस में सक्सेसफुल हों। अब अगर बात की जाए रिटेलिंग स्ट्रैटेजीज़ की, तो बेसिकली जब हम रिटेलिंग स्ट्रैटेजीज़ की बात करते हैं तो उसमें 4 फैक्टर्स की बात आ जाती है: स्टोर लोकेशन, मर्चेंडाइजिंग, प्राइसिंग एंड मार्केटिंग। जब हम इन एक्टिविटीज़ की अगर डिस्कशन की बात करें तो किसी भी रिटेलर के लिए इन सभी रिटेलिंग स्ट्रैटेजीज़ को प्रॉपर्ली प्लान करना और एग्जीक्यूट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर इस डिस्कशन में हम सबसे पहले रिटेलिंग स्ट्रैटेजी की बात करें तो वो आ जाती है हमारी स्टोर लोकेशन। स्टोर लोकेशन से हमारा मतलब है कि कौन सा ऐसा एरिया है या लोकेलिटी है जहाँ रिटेलर अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा। इस एरिया की सिलेक्शन बहुत केयरफुली होनी चाहिए और जो प्रॉपर एनालिसिस अगर आप अपने ट्रेडिंग एरिया का नहीं करते हैं तो उस केस में आपको बाद में परेशानी हो सकती है। जैसे आपने बहुत बार शब्द सुना होगा, मौके की बड़ी दुकान है। अगर दुकान मौके की है इसका मतलब इट इज़ फेवरेबल फॉर द रिटेलर एज वेल एज फॉर द कस्टमर। कस्टमर के लिए पहुंचना बहुत आसान है, रिटेलर के लिए वहाँ चीज़ों को मैनेज करना बहुत आसान है। तो अगर कहा जाए तो स्टोर लोकेशन को चूज़ करना, एक प्रॉपर स्टोर लोकेशन को चूज़ करना बड़ा क्रूशियल डिसीजन है। तो इस क्रूशियल डिसीजन को बहुत ध्यान से लेने की ज़रूरत है। जो रिटेल लोकेशन की सिलेक्शन है दैट इज़ अ लॉन्ग टर्म डिसीजन। ऐसा लॉन्ग टर्म डिसीजन जिसे बार बार आप रिवर्स नहीं कर सकते। अगर आपको लगे, बाद में लगने लगे कि ये लोकेशन सही नहीं है, तो इतना ज़्यादा ईजी नहीं होगा, इतना फिजिबल नहीं होगा कि उसे बार बार बदला जाए। और इसमें बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट भी इन्वॉल्व है, लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए इसमें, तो इसको बार बार बदला नहीं जा सकता। तो हमारे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने की जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है उसमें गुड लोकेशन बहुत बड़ा काम करती है। तो अगर एक वेल लोकेटेड स्टोर होगा तो उसे आइटम्स को सप्लाई करने में, कस्टमर्स तक पहुंचने में या डिस्ट्रीब्यूशन करने में बहुत इजी होगा और कस्टमर्स के लिए उसको अप्रोच करना भी इजी हो जाएगा। सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू चूज़ अ प्रॉपर लोकेशन। अब अगर हम रिटेल लोकेशन की इम्पोर्टेंस की बात करें तो इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट और साथ साथ ये कॉम्प्लेक्स भी है। कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारी कॉस्ट इन्वॉल्व है और फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम है। जब फ्लेक्सिबिलिटी की हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वंस द डिसीजन रिगार्डिंग द लोकेशन इज टेकन इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू चेंज इट, क्योंकि पैसा बहुत सारा लग जाएगा इसमें और बार बार आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हम स्टोर लोकेशन को सबसे इम्पॉर्टेंट रिटेल स्ट्रैटेजी का नाम देते हैं
क्योंकि इसमें स्टोर लोकेशन की जो कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग है उसके साथ साथ आपके बहुत सारे फिक्सचर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। स्टोर की जो फ्रंट आपने एलिवेशन करनी है उसके ऊपर बहुत पैसा लग जाता है, लाइटिंग पे बहुत पैसा लग जाता है, और ये एक साइजेबल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इसमें आ जाता है। तो बार बार आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए प्रॉपर सिलेक्शन करनी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम एक और बात करें तो कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं जिनकी वजह से लोकेशन का प्रॉपर डिसीजन बहुत इम्पॉर्टेंट है। लोकेशन इज़ अ मेजर कॉस्ट फैक्टर बिकॉज इट, क्यों मेजर कॉस्ट फैक्टर कैसे आ रहा है इसमें, कहाँ कहाँ पैसा लग रहा है, इन्वॉल्व्स लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इट विल अफेक्ट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अगर आपने किसी ऐसी जगह पे अपना स्टोर बना लिया है जहाँ पे माल ले जाने में या डिस्ट्रीब्यूशन करने में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी इन्वॉल्व होगी इसमें, और इसके साथ साथ ह्यूमन रिसोर्स कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। अगर आपने किसी ऐसी प्लेस पे ले लिया है जहाँ पे आपके एम्प्लॉयज़ के लिए पहुँचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके साथ साथ लोकेशन, जहाँ लोकेशन हमारा मेजर कॉस्ट फैक्टर है, उसके साथ साथ रेवेन्यू फैक्टर भी है ये, क्योंकि ये हमारे कस्टमर ट्रैफिक को अफेक्ट करेगा और साथ साथ हमारे बिजनेस को वॉल्यूम को इफेक्ट करेगा। तो जितनी हमने डिस्कशन की, अगर हम उसको कंक्लूड करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि इट बिकम्स इंडिस्पेंसिबल टू प्लान द लोकेशन ऑफ द बिजनेस वाइजली। अगर हमने बुद्धिमत्ता से वाइजली डिसीजन नहीं लिया कि हमारी लोकेशन क्या होनी चाहिए, तो आफ्टर ऑल बाद में हमें बिजनेस चला के अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसको रिवर्स करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हमारे बिज़नेस की जो ओवरऑल सक्सेस है वो इस बात पे डिपेंड करेगी कि हमारी बिज़नेस की लोकेशन कैसी है। तो लोकेशन के लिए प्रॉपरली जो भी लोग हैं उनसे प्रॉपर एडवाइसेस ली जाएं, सर्वेस किए जाएं, और उनके बेसिस के ऊपर ही प्रॉपर लोकेशन का सिलेक्शन होना चाहिए। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्टोर लोकेशंस की। तो अगर हम टाइप्स ऑफ स्टोर लोकेशंस की बात करें तो मेनली हम स्टोर लोकेशन को 3 कैटेगरीज में बांट देते हैं। इसमें फर्स्ट आ जाते हैं हमारे आइसोलेटेड या फ्री स्टैंडिंग और सेपरेट स्टोर। फिर आ जाता है हमारा पार्ट्स ऑफ द मेन मार्केट या पार्ट्स ऑफ द बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, जैसे हम अनप्लैन्ड बिजनेस डिस्ट्रिक्ट भी कह देते हैं। इसके साथ साथ एक आ जाता है हमारा पार्ट ऑफ अ शॉपिंग सेंटर, जिसे हम प्लैन्ड शॉपिंग सेंटर के नाम से लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्री स्टैंडिंग या आइसोलेटेड स्टोर्स की। जैसा कि नाम से लग रहा है कि ये एक सेपरेट स्टोर है, बाकी के सारे स्टोर से बिल्कुल अलग। ये जनरली ऐसे एरिया में लोकेटेड होगा, आइसोलेटेड शब्द हम इसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अकेला है ये ऐसे एरिया में, तो कोई भी कॉम्पिटिटर्स वहाँ नहीं होंगे, अकेला आपने एक डिस्टेंट प्लेस के ऊपर इसको बनाया है। इसके बहुत सारे फ़ायदे भी रहेंगे और बहुत सारे नुकसान भी हो सकते हैं। इट डिपेंड्स कि कोई भी रिटेल स्टोर या जो रिटेलर है वो कौन से वाले मेथड को चूज़ करता है, क्योंकि हर चीज़ के कुछ फ़ायदे कुछ नुकसान हो सकते हैं। अब जब हम आइसोलेटेड स्टोर की बात करें तो इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि उस स्टोर के आसपास कोई और स्टोर नहीं है, तो जो स्टोर की मार्केटिंग है, जो इसकी प्रमोशन है, वही एक साधन बनेगी कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने का। क्योंकि अदरवाइज़ अगर आप किसी मार्केट एरिया में आपका स्टोर है तो आने जाने वाले कस्टमर भी उसको देखेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारा जो एडवर्टीजमेंट कैंपेन होगा वो इंडिविजुअली इसी स्टोर का चलाना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सको। इस तरह में क्योंकि कंपटीशन नहीं है तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज भी बन जाता है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और एडवांटेजेस भी हो सकते हैं। अब इसी कैटेगरी में हम कई बार नेबरहुड स्टोर्स को भी ले लेते हैं। नेबरहुड स्टोर्स ऐसे होंगे जो किसी पर्टिकुलर कॉलोनी में हैं और ऐसे स्टोर्स उस छोटी लोकेलिटी की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। ऐसे ही कई बार आपने देखा होगा हाईवे पे स्टोर्स बने होते हैं, तो ये हाईवे पे आने जाने वाला जो ट्रैफिक है उसको अट्रैक्ट करेंगे, और बहुत सारे लोग ऐसे आइसोलेटेड स्टोर्स में जाना पसंद करते हैं क्योंकि खुला स्पेस मिलता है, पार्किंग फैसिलिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो जिनको प्रॉपरली ब्रांड्स का पता है कि कौन से ब्रांड्स कहाँ मिलने हैं, तो ऐसे आइसोलेटेड स्टोर्स पॉपुलर होते हैं। अब अगर इन आइसोलेटेड स्टोर्स की, अब यहाँ एक आपको पिक्चर नज़र आ रही है, हाउ फार द कस्टमर इज़ विलिंग टू ट्रैवल। आप ये अंदाज़ा लगा लेंगे कि कितने किलोमीटर्स आपके कस्टमर्स के लिए ट्रैवल करना ईजी है। तो आप जब अपनी लोकेशन चूज़ करोगे तो आप उसके अकॉर्डिंगली ही चूज़ करोगे, कस्टमर्स के लिए वहाँ की रीच मुश्किल ना हो जाए, उसको मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्योंकि हर समय आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कस्टमर के पास अपना मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होगा ही।
उसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे भी रिलाई करना पड़ सकता है। तो हमें जब सिलेक्शन करना है लोकेशन का, तो ये हमें देखना है कि कस्टमर कितना ट्रैवल करने के लिए विलिंग होगा। अब इसके एडवांटेजेस की अगर बात की जाए, तो क्योंकि ये बिल्कुल आइसोलेटेड स्टोर है तो कोई कंपटीशन नहीं होगा। लो कॉस्ट हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जनरली इस तरह के स्टोर्स शहर से बाहर खुली जगह बाय करके, जो कि कम रेट्स के ऊपर मिल जाती हैं, ऐसी जगह लेके अपने स्टोर्स बना लिए जाते हैं, तो रेंट वगैरह को कोई खास खर्चा नहीं आता। फ्लेक्सिबिलिटी के पॉइंट को अगर डिस्कस किया जाए, तो फ्लेक्सिबिलिटी इस सेंस में है यहाँ पे कि क्योंकि आसपास कोई स्टोर्स नहीं हैं, तो आपको लार्जर स्पेस मिल जाएगा, लोकेशन आप अपनी मर्जी की ले सकते हैं, और जब आप ग्रुप में कोई बिजनेस एक्टिविटी करते हैं तो उसके लिए कुछ नॉर्म्स फॉलो करने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ अकेला आप ही का स्टोर है तो आप फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। बेटर रोड एंड विजिबिलिटी, अब जब आप हाईवेज़ के ऊपर अपने कोई स्टोर्स बनाते हैं, मेन रोड्स पे कोई स्टोर्स बनाते हैं, तो उनकी विजिबिलिटी भी प्रॉपर होगी क्योंकि आने जाने वाला हर पर्सन उसको विजुअलाइज कर पाएगा। कस्टमाइजेशन मीन्स आप कस्टमर्स की लाइकिंग के अकॉर्डिंगली अपनी चीज़ों को प्लान कर सकते हैं, बिकॉज यू हैव एम्पल स्पेस और आइसोलेटेड स्टोर है, कोई कंपटीशन भी नहीं है पास में, तो कस्टमाइजेशन की जा सकती है। एंड सबसे बड़ी बात आई पार्किंग की, जो आज के समय में बहुत बड़ी दुविधा का कारण बन जाती है, तो यहाँ हमें पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि आसपास बहुत सारी खाली जगह मिल जाती है। अगर इस मेथड के डिसएडवांटेजेस की बात की जाए, तो इनिशियली जब आपने स्टोर को एस्टैब्लिश किया है तो आपको कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने में दिक्कत हो सकती है। बाद में जो पब्लिसिटी है उसकी वजह से भी आपके कस्टमर्स आएंगे, तो समय के साथ साथ पॉपुलर होता जाएगा स्टोर। फिर इसके अलावा जो ज़्यादातर लोग हैं उनको शॉपिंग में वैरायटी चाहिए, तो दे डोंट वांट टू विजिट अ सिंगल स्टोर जिसके आसपास कंपटीशन में कोई और स्टोर्स ना हो। दूसरा, ट्रैवल करना पड़ता है शहर से बाहर कस्टमर्स को, तो कई बार उसको वो पसंद नहीं करते। अब क्योंकि आसपास कोई कंपटीशन नहीं है और अकेले आपने स्टोर ने अकेले ही कस्टमर को अट्रैक्ट करना है, तो इसका मतलब एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट हमारी ज़्यादा आ जाएगी। और बहुत सारे मामलों में जैसे पार्किंग की कॉस्ट है या कोई भी कॉस्ट है, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट की कोई शेयरिंग किसी के साथ नहीं है। जैसे मार्केट में आप कई बार करते हैं तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ में शेयरिंग हो जाती है, लेकिन जैसे आपने अगर किसी मॉल के अंदर अलग अलग स्टोर्स हैं तो वहाँ पे जो वॉशरूम्स की फैसिलिटीज़ हैं, जनरेटर की फैसिलिटी है, वहाँ पे बहुत बार ऑपरेटिंग कॉस्ट शेयरिंग हो जाती है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। बिल्ट देन रेंटिंग, ज़्यादातर रेंट के ऊपर ऐसे स्टोर्स कम मिलते हैं, जनरली खुद बनाने पड़ते हैं, तो यहाँ पे कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएगी। एंड एक बात जो और फिर से वही हमने पहले भी जिक्र किया कि बहुत सारे कस्टमर्स कंपटीशन में ही एंजॉय करते हैं कि आसपास बहुत सारे स्टोर्स हों, वो 4 स्टोर्स पे विजिट करें, कंपैरिजन्स करें और उसके बाद शॉपिंग करें। तो इसीलिए जो हमारी 2 और कैटेगरीज हैं, अनप्लैन्ड एंड प्लैन्ड बिजनेस सेंटर्स, उनको कई बार कस्टमर्स ज़्यादा प्रेफर करने लग जाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ स्टोर लोकेशंस में ही सेकंड टाइप की। इट इज़ पार्ट ऑफ बिजनेस डिस्ट्रिक्ट या सेंट्रल सेंटर्स और अनप्लैन्ड बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स। किसी भी बिजनेस सेंटर का हिस्सा होना या बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, वाई वी आर कॉलिंग इट बिजनेस डिस्ट्रिक्ट? बिजनेस डिस्ट्रिक्ट से हमारा मतलब है एक ऐसा एरिया जहाँ पे एक ही तरह की कई सारी शॉप्स हैं। अ रिटेल स्टोर कैन ऑल्सो बी लोकेटेड एज पार्ट ऑफ बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, तो हम इसे अनप्लैन्ड बिजनेस सेंटर भी कह सकते हैं। एक ही जगह पे बहुत सारी एक ही जैसी दुकानें हैं, तो हम उसे कह देते हैं कि बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का नाम हमने इसलिए ले लिया। पार्ट ऑफ द मेन मार्केट भी आप कह सकते हो। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी इसमें मेन इसको हब कहा जाएगा कमर्शियल एक्टिविटीज़ का, और जो सबसे बड़ी इसमें कमी पाई जाती है वो ये कि कोई एक प्री प्लान्ड स्ट्रक्चर नहीं है। कोई बहुत बड़ी शॉप भी होगी, कोई बड़ी पुरानी शॉप भी होगी उसी एरिया में, तो बड़ी वैरायटी मिलेगी। तो और क्योंकि एक ही जगह पे बहुत सारे ऐसे ही एक ही जैसी शॉप्स अवेलेबल हैं, तो हाँ, यहाँ एक फ़ायदा ये रहेगा कि आपको बड़ा एक्सटेंसिव एडवर्टीजमेंट कैंपेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कस्टमर के लिए कस्टमर बड़ी जल्दी ऐसी मार्केट से अट्रैक्ट होते हैं और इस प्लेस को ईजी अप्रोच भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी हो जाएंगे, जैसे प्रॉपर पार्किंग की फैसिलिटी नहीं मिलेगी तो कस्टमर परेशान भी हो सकता है। A central business district is the main center of the commerce and trade in the city। तो जो बिजनेस का एक इम्पॉर्टेंट, जैसे हम कह देते हैं कि ये मेन मार्केट है इस सिटी की,
इस सिटी की ये मेन मार्केट है, इट मीन्स उस सिटी की जितनी भी इंपॉर्टेंट शॉप्स हैं वो सब तरह की हो सकती हैं, एक ही तरह की अलग अलग लोकेशन शॉप्स भी हो सकती हैं और अलग अलग तरह की भी हो सकती हैं। तो इसे हम कह देते हैं CBD, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। इसे हम रिटेलिंग एक्टिविटी का सिटी में हब कहेंगे क्योंकि बहुत सारी शॉप्स आपको मिलेंगी। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, जैसे दिल्ली में कनॉट प्लेस को ले लीजिए, कोलाबो को ले लीजिए मुंबई में, तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स लिए गए हैं। तो इसमें बहुत सारे कस्टमर्स जो मार्केट के नेम्स होते हैं उन्हीं में एक कैटेगरी ऑफ कस्टमर्स हैं जो विज़िट करते हैं, जैसे कुछ अपर एंड अपर मिडिल क्लास के कस्टमर्स ही वहाँ पे विज़िट करेंगे, या कुछ ऐसे एरियाज़ हो सकते हैं जो बड़े पॉपुलर हैं और बहुत सारे लोग वहाँ पे करते हैं, विज़िट करते हैं शॉपिंग के लिए, जैसे आपका दिल्ली का चांदनी चौक है। तो ये कुछ ऐसे प्रोमिनेंट प्लेसेस हैं जो अलग अलग तरह की मार्केट्स होंगी और उन मार्केट्स में आपका रिटेल स्टोर है। अब इसमें सेकेंडरी बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं ये हमारी, इनको भी अनप्लैन्ड के साथ कंपेयर कर सकते हो, और ये मेनली आप देखोगे कि एक लार्ज पार्ट ऑफ द सिटी इन्वॉल्व होगा इसमें। जो आपके बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स हैं इसमें लार्ज पार्ट ऑफ द सिटी इन्वॉल्व होगा और बहुत सारा सिटी का एरिया इसमें होगा एंड कस्टमर के लिए इजीली अप्रोचेबल होगा। आप ये पिक्चर देख पा रहे हैं, एक ऐसी मार्केट है, इसी मार्केट में कहीं आपका एक रिटेल स्टोर है जहाँ पे टेक्सटाइल्स की, शूज़ की, बहुत सारी अलग अलग वेराइटीज़ की शॉप्स अवेलेबल हैं। तो दिस इज़ वाई दिस इज़ कॉल्ड अनप्लैन्ड, बिकॉज कोई एक प्लान स्ट्रक्चर नहीं है। यू कैन सी इन द पिक्चर, हर किसी की अपनी तरह की एक शॉप है, कोई बड़ी है, कोई छोटी है, कोई बहुत पुरानी है, किसी की जो डिज़ाइंस हैं बाहर से, कलर हैं, वो सब कुछ डिफरेंट है। तो दैट्स वाई वी कॉल इट अनप्लैन्ड। नेक्स्ट, इसी अनप्लैन्ड बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। तो एडवांटेजेस ये होंगे कि आपको एक्सीलेंट गुड्स एंड सर्विसेज मिलेंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। हर कोई रिटेलर चाहेगा कि उसकी शॉप पे ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया मटेरियल हो। देन स्टोर टाइप्स की भी वैरायटी मिल जाती है, जैसे हमने अभी जिक्र किया, कपड़े के शॉप्स भी मिल जाएंगी आपको, जूतों की दुकान भी मिल जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक्स भी मिल जाएंगे, तो जो जनरल स्टोर्स हैं वो भी मिल जाएंगे। एंड अगर प्राइजेस की वैरायटी की बात की जाए तो प्राइस रेंज भी वैरायटी में मिलती है हमें। इसके साथ साथ कस्टमर सर्विसेज की भी अलग अलग वैरायटीज़ मिलेंगी, क्योंकि सब स्केल के रिटेलर्स यहाँ काम कर रहे हैं, बहुत छोटा रिटेलर भी है, बड़ा रिटेलर भी है। हाई लेवल ऑफ पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक, बहुत बार आपने देखा होगा, अगर आप किसी पर्टिकुलर लोकेशन की मेन मार्केट की बात करें तो एट टाइम्स, चाहे आप फेस्टिवल्स की टाइम की बात करो या अदरवाइज भी, बहुत बार उस मार्केट में व्हीकल्स लेके जाना ईजी नहीं होता, कन्वीनियंट नहीं होता। तो बहुत सारे पेडेस्ट्रियंस ही उसमें, आप उस मार्केट एरिया के बाहर अपनी पार्किंग कर देते हैं और उसमें आप पैदल चलते हैं। तो इस तरह का हाई लेवल ऑफ पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक आपको मिलेगा, और ऐसे वो कस्टमर्स होंगे जो बहुत सारी शॉप्स में ट्रायल्स के बाद शॉपिंग करना चाहते हैं। देन नियरनेस टू कमर्शियल और सोशल फैसिलिटीज़, बहुत सारी सोशल फैसिलिटीज़ जैसे मार्केट का अप्रोचेबल होना, कोई पब्लिक प्लेस के ऊपर कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ का, जैसे ईटेबल्स का होना, तो कुछ ऐसी सोशल फैसिलिटीज़ हैं, ये कमर्शियल फैसिलिटीज़ हैं जिनका फ़ायदा इस मार्केट में शॉपिंग करने से कस्टमर्स को मिल जाता है। अब डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें तो सबसे बड़ी परेशानी आज के समय में है पार्किंग फैसिलिटी की। ऐसी मार्केट्स में पार्किंग बहुत ज़्यादा दिक्कत का कारण बनती है, ट्रैफिक कंजेशन, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। जैसे आजकल के समय में कहा जा रहा है कि ट्रैफिक में ज़्यादा भीड़ भाड़ में नहीं जाना चाहिए, तो इन मार्केट्स में ख़ास तौर पे ट्रैफिक कंजेशन बहुत ज़्यादा रहता है। देन जो सब अर्बन कस्टमर्स हैं, जो थोड़े अर्बन एरिया से बाहर वाले कस्टमर्स हैं, उनका काफ़ी ट्रैवल टाइम लगता है ऐसी मार्केट तक पहुंचने में। देन एजिंग रिटेल फैसिलिटीज़, अब बहुत पुरानी भी मार्केट हो सकती है, तो वहाँ पे जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कोई वॉशरूम्स की फैसिलिटी है, ईटेबल्स हैं, कोई एटीएम्स हैं बैंक्स के, तो कई बार बहुत पुरानी मार्केट में इस तरह की फैसिलिटीज़ भी बड़ी पुरानी फैसिलिटीज़ होती हैं, जो लेटेस्ट आज के समय की मांग है उसके अकॉर्डिंगली सुविधाएँ नहीं मिल पाती। देन डिक्लाइन कंडीशन ऑफ सेंट्रल सिटीज़, जो आपके बड़े बड़े शहर हैं उनमें सेंट्रल लोकेशंस आजकल बहुत मुश्किल से मिलती हैं। जैसे आप अगर दिल्ली की चांदनी चौक या कुछ ऐसे कंजस्टेड मार्केट्स की बात करें तो वहाँ की डिक्लाइनिंग कंडीशन कैसे, अगर आप वहाँ पे इलेक्ट्रिक वायर्स की ही सिचुएशन देख लें तो वो बहुत ख़तरनाक सिचुएशन है। अगर उस मार्केट में कहीं फायर का कोई एक्सीडेंट हो जाए तो बहुत सारी शॉप्स एक साथ उसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि सेंट्रल सिटी की ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं जहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी नहीं मिल पा रही।
क्योंकि ये बड़ा पॉपुलर प्लेस है तो यहाँ पे रेंट बहुत ज़्यादा होगा, टैक्सेस बहुत ज़्यादा होंगे। और एक और नई चीज़ ये हो रही है कि आज के समय में, जैसे हमने अभी आइसोलेटेड स्टोर्स की बात की थी, तो जिस भी स्टोर को लगता है कि हमारा कस्टमर फॉलोइंग बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा कस्टमर्स में प्रोमिनेंट है हमारा स्टोर, तो वो कई बार सबर्ब्स में मूव करना शुरू कर देते हैं, आइसोलेटेड एरियाज़ में मूव करना शुरू कर देते हैं, और जो मेन कस्टमर्स हैं वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। डिसकॉन्टीन्यूटी ऑफ ऑफरिंग की यही बात आ गई कि क्योंकि लोकेशन में आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं कर पाते, तो कई बार आप अपनी उतनी वैरायटी अवेलेबल नहीं करा सकते। तो ये हुई हमारी 2 टाइप ऑफ स्टोर लोकेशंस। अब बात करते हैं थर्ड लोकेशन की, जिसे हम प्लान्ड शॉपिंग सेंटर कह रहे हैं। इट कैन बी अ होल शॉपिंग सेंटर और इट कैन बी पार्ट ऑफ अ शॉपिंग सेंटर। तो आप, क्योंकि हम रिटेल लोकेशन की बात कर रहे हैं, तो अब रिटेलर में हम ऐसी लोकेशन की बात कर रहे हैं जो कि एक प्लान्ड शॉपिंग सेंटर का हिस्सा है। तो प्लान्ड शॉपिंग सेंटर आप किसे कहोगे? अ शॉपिंग सेंटर हैज़ बीन डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ रिटेल एंड अदर कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स दैट इज प्लान्ड, डेवलप्ड, ओन्ड एंड मैनेज्ड एज अ सिंगल प्रॉपर्टी। एक सिंगल प्रॉपर्टी है और उसी के अंदर बहुत तरह के रिटेल आउटलेट्स, कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स। अब कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स और रिटेल में क्या फ़र्क हो गया? रिटेल स्टोर्स, उसके साथ साथ कुछ ATMs हैं, कुछ और फैसिलिटीज़ हैं, कोई कार्ड्स की फैसिलिटी है, देन कोई ईटेबल्स की फैसिलिटी है। तो बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़, बट ऑल दीज फैसिलिटीज़ आर वेल प्लान्ड, डेवलप्ड एज अ सिंगल प्रॉपर्टी। अगर आप यमुनानगर के अंसल मॉल की बात करें तो वहाँ पे इस तरह से आप इसको एक अच्छा एग्जाम्पल इसको मान सकते हैं। जो इस बेसिक कॉन्फ़िगरेशन अगर इस शॉपिंग सेंटर की कहेंगे तो ज़्यादा जो पॉपुलर नाम आ जाता है इसका मॉल आ जाएगा, या फिर हम इसे स्ट्रिप सेंटर या शॉपिंग सेंटर भी कह देते हैं। जो मॉल है बेसिकली वो एनक्लोज्ड होगा, एक आउटर बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे स्टोर्स बने हुए हैं और ज़्यादातर क्लाइमेटिक कंट्रोल्स वहाँ पे होंगे, और सभी स्टोर्स के बीच में एक वॉकवे प्रोवाइड कर दिया जाता है। जब हम स्ट्रिप सेंटर की बात करते हैं तो अलग अलग स्टोर्स हैं और उनको हर स्टोर की अलग से पार्किंग फैसिलिटी उसी के फ्रंट में हमने परमिट की हुई है। इंडिया में 2 कैटेगरीज में बांट सकते हो आप इन स्टोर्स को भी, रीजनल शॉपिंग सेंटर्स और मॉल्स एंड नेबरहुड कम्युनिटी या शॉपिंग सेंटर्स। तो रीजनल शॉपिंग मॉल्स हम किन्हें कह रहे हैं? जो बड़े वेल प्लान्ड हैं, जो लार्जेस्ट प्लान्ड शॉपिंग सेंटर्स हैं, उन्हें हम कह देंगे रीजनल शॉपिंग सेंटर्स। ऑफन दे आर एंकर्ड बाय 2 और मोर मेजर डिपार्टमेंटल स्टोर्स। ज़्यादातर इसमें 3 या 4 बड़े स्टोर्स होंगे, बाकी कुछ और फैसिलिटीज़ भी होंगी। जैसे इसमें अंसल प्लाजा की बात आ जाती है, स्पेंसर्स का बात आ जाती है, या DLF सिटी इन गुड़गांव की बात की जाती है। इसी तरह से कुछ शॉपिंग सेंटर्स होंगे जो आपकी कम्युनिटी के आसपास कोई ऐसे स्टोर्स हैं जिसमें कुछ ग्रॉसरी की शॉप्स होंगी, केमिस्ट होगा। ये ज़्यादातर आप इस तरह के शॉपिंग सेंटर्स देखोगे जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया या लोकेशन या किसी कॉलोनी में शॉपिंग सेंटर है, तो वो आपको इस तरह के मिलेंगे जिसमें कुछ ग्रॉसरी के स्टोर्स मिलेंगे, केमिस्ट मिल जाएगा, देन आपको कुछ वेजिटेबल्स मिल जाएंगी वहीं पे आसपास, तो जनरल स्टोर मिल जाएगा, कोई एक आध कपड़े की दुकान होगी वहाँ पे। तो इट मीन्स ये ऐसे शॉपिंग सेंटर्स हैं जो नेबरहुड की को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर इन प्लान्ड बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स के एडवांटेजेस की बात की जाए तो एक्सीलेंट क्वालिटी की गुड्स एंड सर्विसेज मिल जाती हैं यहाँ पे, क्योंकि बड़े अच्छे से लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग की जाती है, तो प्रॉपर असॉर्टमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी फैसिलिटी मिलती है। देन वन स्टॉप शॉपिंग प्रेफर्ड बाय द कस्टमर्स। आज के समय में बहुत बिजी है कस्टमर और उसके पास बड़ा कम समय है, तो ऐसे में वो चाहते हैं कि उन्हें एक ऐसा प्लेस मिल जाए जहाँ पे वो एक ही बार में विजिट करके अपनी सारी जो शॉपिंग की नीड्स हैं उनको पूरा कर सकें। देन कोऑपरेटिव प्लानिंग एंड शेयरिंग ऑफ कॉमन कॉस्ट्स। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि फैसिलिटीज़ की कमी हो जाती है, कोई ऑपरेटिंग कॉस्ट में शेयरिंग नहीं करता, तो यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कोई पानी की सुविधा है, वॉशरूम्स की फैसिलिटी है, ईटेबल्स की है। तो बहुत बार ऐसा कोऑपरेटिव बेसिस के ऊपर इस तरह के स्टोर्स में ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। देन क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड डिस्टिंग्विश्ड शॉपिंग सेंटर इमेज। जो आज के समय में जो आपका मॉडर्न कस्टमर है, जो आज की यंगर जनरेशन है, दे फील गुड इफ़ दे विजिट सम शॉपिंग सेंटर। तो उन्हें ये लगता है कि आज हम मॉल में विजिट किए थे, दिस गिव्स देम साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। तो ये एक नया कल्चर है जो प्रोमिनेंट हो रहा है कस्टमर्स के बीच में।
देन मैक्सिमाइजेशन ऑफ पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक, ज़्यादातर इसमें एक सेंट्रलाइज्ड पार्किंग होगी बाहर ही, और पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक मतलब आने जाने वाले लोग जो इस शॉपिंग सेंटर में विजिट करेंगे वो खूब मूव करेंगे। एक्सेस टू हाईवेज एंड पार्किंग स्पेसेस, ज़्यादातर इस तरह के मॉल्स कई बार हाईवेज को अप्रोचिंग भी बनाए जाते हैं, और पार्किंग स्पेसेस की भी यहाँ पे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती क्योंकि प्रॉपर पार्किंग डेवलप की जाएगी। व्हेन वी कॉल दिस बिजनेस डिस्ट्रिक्ट इज प्लान्ड, सो एवरी फैसिलिटी विल बी प्लान्ड, और जितने स्टोर्स होंगे उनके वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली पार्किंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाएगी। तो जो हमारे सिटी शॉपिंग सेंटर्स हैं उनसे ज़्यादा अपीलिंग होंगे। रीजनेबल रेंट भी मिल सकता है इफ़ दीज आर नॉट वेरी पॉपुलर, लेकिन जब ये एक बार बहुत पॉपुलर हो जाएं तो वहाँ पे आपके लिए शॉप लेना रेंट पे बहुत रीजनेबल नहीं भी हो सकता। यहाँ पे थेफ्ट के रेट्स बड़े कम रह जाते हैं क्योंकि पेडेस्ट्रियन ज़्यादा मूव कर रहे हैं और बड़ी अच्छी फैसिलिटीज़ होंगी, तो शॉपलिफ्टिंग को अवॉइड किया जा सकता है। अगर कोई मॉल्स बड़े पॉपुलर हैं तो वहाँ पे जो अंदर जितने भी रिटेल स्टोर्स हैं उनको अलग से एडवर्टीजमेंट कैंपेन्स कम करने की ज़रूरत पड़ जाएगी। एंड जो मॉल कल्चर अभी डेवलप हो रहा है, इंडिया में भी बहुत डेवलप हो रहा है, तो उसकी वजह से भी हमें इन प्लान्ड बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत फ़ायदे मिल जाते हैं। देन डिसएडवांटेजेस की अगर बात की जाए तो थोड़ी ऑपरेटिंग फ्लेक्सिबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। आप अपने हिसाब से बहुत चीज़ों को प्लान नहीं कर सकते, जो भी उस मॉल का कल्चर होगा, जितना भी आपको आउटर स्पेस मिलना है, आउटर डिस्प्लेस के लिए मिलना है, वो सब उसी के अकॉर्डिंगली मिलेगा। रेंट्स जब बहुत पॉपुलर जो शॉपिंग सेंटर्स हैं उनमें शॉप अफोर्ड करना बहुत ईजी नहीं होगा, तो रेंट्स को हमने दोनों तरफ कवर अप किया है। इनिशियल स्टेज के ऊपर रेंट्स कम है लेकिन बाद में हायर रेंट्स हो गए। रिस्ट्रिक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड बाय स्टोर्स, बहुत सारे केसेस में यहाँ हर तरह की शॉप्स नहीं हो सकती। जैसे अगर हम चाहें कि लीकर का एक स्टोर भी वहाँ पे हो तो शायद वो पॉसिबल नहीं होगा, या उसके लिए कुछ स्पेशल परमिशंस ली जाएंगी। तो बहुत सारे केसेस में गुड्स एंड सर्विसेज की सेल के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी रहेंगी। देन कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट विद इन मॉल, अब अगर मान लीजिए वहाँ पे गारमेंट्स के 4 स्टोर्स हैं तो उनका विद इन कॉम्पिटिशन भी बहुत ज़्यादा होगा। देन कई बार उन मॉल्स में डिफरेंट एसोसिएशंस के अंडर वो काम करते हैं, तो ज़बरदस्ती हमें मेंबरशिप लेनी पड़ती है कुछ एसोसिएशंस की, जो बहुत ज़्यादा काम की नहीं भी हो सकती। और अगर हम और बात करें तो अगर एक ही पर्टिकुलर एरिया में 3-4 मॉल्स हैं तो सभी की फुटफॉल कम हो जाएगी क्योंकि कंपटीशन शुरू हो जाएगा विद इन मॉल्स। देन डोमिनेशन बाय लार्ज एंकर स्टोर्स, कई एक्सक्लूसिव शोरूम्स इंडिविजुअली ही हैं तो उनके साथ खूब कंपटीशन रहेगा, तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। हमने बेसिकली आज का जो अभी तक का टॉपिक था उसमें रिटेलिंग स्ट्रैटेजीज़ की शुरू में बात की थी, लेकिन बाद में हमने कंसंट्रेट किया स्टोर लोकेशंस के ऊपर ज़्यादातर। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही कवर अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट पोर्शन लेंगे।